अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया उन तमामी लोगों का जो आते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं और कई बार हमें कुछ अच्छी एडवाइस भी देते हैं और कई बार तारीफ भी करते हैं। बल्कि मैं आपको आप लोगों को ये भी बताना चाह रही थी कि जो कल मैं गई थी इंडियन हाई कमीशन की जो इफ्तार पार्टी थी, वहां पर मुझे खैर इंडियंस तो ऑफ कोर्स मिले ही। जाहिर है कि अगर इंडियन हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी थी तो वो तो थे ही, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो भी उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और कुछ तो मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त थे, मीडिया फ्रेंड्स थे, उसके अलावा और कई फील्ड में जो लोग काम करते हैं मेरे दोस्त, वो मुझे मिले। लेकिन उसके साथ साथ कई नए लोग मुझे मिले, बहुत से अच्छे और नए लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने तारीफ की, जिन्होंने कहा कि जो सिर्फ बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं या जो सिर्फ किसी खास गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि मीडिया के लोग जो पाकिस्तान के सही को सही और गलत को गलत बता रहे होते हैं, वो भी एक तरह से अपनी कंट्री की कुछ ना कुछ खिदमत कर रहे होते हैं, अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनमें उन्होंने कहा कि मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों की जो कल मुझे मिले और उन्होंने जो है वो हमारे शो की भी तारीफ की और उन्होंने हमारे हौसले की को भी सराहा और कहा कि काफी बहादुरी का काम है कि हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर ऐसे बात कर पाती हूँ। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि जाहिर है कि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं या इंडियन फॉलोवर्स और दूसरे लोग हैं वो तो खैर तारीफ करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो इंडिया से बैठकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई हमारी हिम्मत दिलाए हमको और हमें कहे कि हम कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, तो यकीनन उनकी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि अभी तक तो पाकिस्तान से जूते चप्पल ही पड़ते हैं। तो अगर कोई अब लोग जो हैं अब इस बात को समझने लगे कि अपनी कंट्री को अगर आपने सही करना है, अपनी कंट्री को अगर आपने प्रोग्रेसिव होते हुए देखना है या प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे देखना है, तो यकीनन जो चीज गलत हो रही है या आपको लगता है गलत हो रही है वो आपको बतानी होगी और तभी हम कुछ ठीक कर पाएंगे। ऐसे कि नहीं जी सब एकदम सही है और हम सबसे बेस्ट हैं, ऐसा करके काम नहीं चलेगा। बहरहाल मैं तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों की भी थैंकफुल हूँ जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा सोशल मीडिया पर भी लिखते रहते हैं, क्योंकि उनकी बातें भी पढ़कर और देखकर हमें ऐसे ही लगता है कि अब हमें और जम के काम करना है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आज ईरान की और फ्रांस की। जी हाँ, ईरान और फ्रांस की बात ऐसे करेंगे कि जी फ्रेंच जो गवर्नमेंट है उसने अपने जितने भी सिटीजन हैं उनके जो कि ईरान में इस वक्त मौजूद हैं उनसे कहा है कि फौरी तौर पर वो ईरान छोड़ दें। यानी कि जितने भी फ्रांस के सिटीजन जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी अपने काम के सिलसिले में गए हों, घूमने फिरने गए हों या चाहे जैसे मर्जी गए हों, इस वक्त अगर वो ईरान में मौजूद हैं तो उनसे कहा गया है कि फौरी तौर पर ईरान छोड़ दिया जाए, यानी ईरान को छोड़ के वो फौरी तौर पर निकल जाए ईरान से। और उसका रीजन ये बताया गया है कि किसी वक्त भी जो है वो इजराइल का अटैक जो है वो ईरान पे हो सकता है। आप जानते हैं कि ईरान ने कई बार इजराइल को जो है वो धमकी लगाई है, कई बार कहा है कि वो अटैक करेंगे, बल्कि एक बार तो आपने देखा भी था तकरीबन 200 के करीब मिसाइल्स जो थे वो भी जो है इजराइल की तरफ फायर किए गए थे। और उसके बाद एक हंगामा रहा, जैसे कि आप जानते हैं 1 साल से ज्यादा हो गया है कि हमास और उसके साथ इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको अभी तक रोका नहीं जा सका है। बहुत से लोगों की जानें गई हैं। अब तो जो लोग इजराइल का साथ दे रहे थे, जिनका कहना था कि इजराइल के साथ गलत हुआ, हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को वो गलत हुआ था, उसके बावजूद अब वो लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है उसके बाद हमास के को मारने के नाम पर और जो नुकसान फलस्तीन का हुआ है या गजा के लोगों का हुआ है उसके ऊपर भी लोग जो है बात कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि इतना नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए था, इतनी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब बात यही की जा रही है कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए, इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए। टू स्टेट पॉलिसी लेकर भी आने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद भी बहुत सी उम्मीदें लोगों को हो गई हैं कि जो ये वॉर चल रही है, जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो रोका जाएगा। लेकिन कब होगा खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान ने भी जो है वो इजराइल को अपनी तरफ से ना सिर्फ ये कि धमकी कई बार दी है, बल्कि एक दो बार तो अटैक भी हमने देखा कि किया गया है। अब लग ये रहा है या कहा यह जा रहा है कि ईरान को खतरा है कि हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया जाए।
اگر ایسا ہوا تو وہاں پر ایران میں موجود جو ایران کے لوگ نہیں ہیں، ایرانی سٹیزن نہیں ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے فرانس کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران کو چھوڑ دیں اور ایران چھوڑ کر یا تو اپنی کنٹری چلے جائیں یا جہاں مرضی کسی دوسری کنٹری میں جانا ہو وہاں چلے جائیں، مگر ایران سے نکل جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایران سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ نے ایسا کہا ہے تو بات بہت سیریس ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ اس طرح سے اپنے لوگوں کو نکل جانے کا کہے تو یقیناً اس کو بات بہت سیریس ہوتی ہے اور کوئی مذاق نہیں چل رہا ہوتا۔ تو ڈیفینیٹلی سب کی نظریں جو ایران اور اسرائیل کے اوپر رہیں گی اور دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال وہ تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بات کریں گے ایک بار پھر ذاکر نائک کی۔ ذاکر نائک کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پاکستان نے پہلے بھی ذاکر نائک کو جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا پاکستان آ کے، تقریباً وہ 1 منتھ یہاں پر رکے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ان کے ساتھ سوال جواب کیے گئے تھے، جس طرح سے ان کی باتوں کو انہی کے اوپر جو ہے واپس رکھا گیا تھا، اس کو دیکھ کر لگ تو یہ رہا تھا کہ جو حالت پاکستانیوں نے ذاکر نائک کی تھی کہ اور تو اور ہندوستان تک سے جو ہے پاکستان کی پبلک کی تعریف کی جا رہی تھی، اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ ذاکر نائک کو اس کی اوقات، یا کہہ لیجیے ذاکر نائک کو اس کی اس جگہ پہنچا دیا تھا پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے، پاکستان کی فیمیل اسٹوڈنٹس نے اور پاکستان کے کئی لوگوں نے، کہ شاید ذاکر نائک کو اتنی زیادہ شرمندگی یا اتنا زیادہ ٹرول شاید ہی کہیں کیا گیا ہو۔ لگ تو ہمیں یہی رہا تھا کہ شاید اب جانے کے بعد ذاکر نائک دوبارہ آنے کی ہمت نہ کریں، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ذاکر نائک پاکستان کے وزٹ پر، اور نہ صرف یہ بلکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز جو کہ چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، ان کو بھی جی ذاکر نائک سے ملنے کے لیے بلایا گیا، اور انہوں نے ذاکر نائک کے ساتھ مل کر باتیں شاتیں گپے شپے لگائی۔ پوچھنا مجھے یہ تھا کہ پاکستان جہاں پر پہلے ہی ملا مولوی اور مولاناؤں کی کمی نہیں ہے، جو پہلے ہی زہر اگلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑواتے رہتے ہیں، جو پہلے ہی کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو یہاں پر چین سے نہیں رہنے دیتے، اور بار بار ہمارے یہاں کی مائنورٹی جو ہے، جو کہ تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے، برائے نام رہ گئی ہے، اکثر کو تو ظاہر ہے کہ ڈرا دھمکا کر ریلیجن چینج ہم کروا ہی چکے ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ ایک پاکستان کا بن چکا ہے کہ ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہم ہی ٹھیک ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اور کئی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انتہا پسندی یا ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی چلی گئی ہے، کہ اب لوگوں کو مار بھی دیا جاتا ہے اور کسی کو مطلب سزا بھی نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے یہاں کوئی سائنٹسٹ آتا، ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشنسٹ آتا، یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کوئی ایسا آتا جو ہمیں پڑھا سکتا کہ سائنس میں کیا ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ کمپیوٹر میں، آئی ٹی میں اور کئی دوسری فیلڈز ایسی ہیں، یہاں تک کہ کوئی آرٹسٹ یا کوئی سنگر یا کوئی کہہ لیجیے کہ فلم ایکٹر یا ٹی وی ایکٹر کو یہ بھی آ سکتے تھے، لیکن بلایا گیا ذاکر نائک کو۔ ایک بار پھر ذاکر نائک کو انوائٹ کیا گیا، اور نواز شریف صاحب جن کو کہ ہم کافی عقل مند سمجھتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کرنے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ رول پلے کرتے رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بار بار ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاکر نائک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ذاکر نائک کی باتوں کو پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز نے بھی جو ہے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو کوئی مجھے بتائے گا گورنمنٹ میں سے کہ یا کسی جگہ سے، جو گورنمنٹ کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے نا چمچے ومچے ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہے ہیں، کہ ذاکر نائک ہی کیوں، ذاکر نائک جو ابھی لاسٹ ٹائم جب پاکستان پہ وزٹ کر کے گئے، اس وقت ذاکر نائک نے پاکستان کو ایسا کون سا گیان دے دیا جس سے ہم یہ کہیں کہ جی ذاکر نائک کو دوبارہ بلایا جائے۔ آپ کسی اچھے ٹیچر کو بھی تو بلا سکتے تھے، آپ کسی سائنٹسٹ کو بھی تو بلا سکتے تھے، آپ کسی ایسے انسان کو بھی تو انوائٹ کر سکتے تھے جس نے اپنا کیریئر جو ہے چاہے وہ پولیٹکس میں گزارا ہو لیکن وہ بہت اچھے قسم کا کام کرتے رہے ہوں، جس سے کوئی پازیٹیو سائن ملتا، پاکستان کچھ سیکھ سکتا، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے سٹوڈنٹس کوئی کچھ سیکھ پاتا، لیکن نہیں، آپ نے لے کر آئے ذاکر نائک، نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار ذاکر نائک کو جو ہے وہ انوائٹ کرنے کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ پاکستان پہلے ہی جس حالت میں ہے اور جس طرح سے پاکستان میں کہہ لیجیے کہ ایجوکیشن سسٹم کی بالکل ہی بینڈ بجی ہوئی ہے،
जाकिर नाइक को दोबारा बुला लेने का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि जो कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान में जी किसी भी बात के लिए अगर कुछ कहा जाए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है जो कंट्री रिलीजन के नाम पर बनी है वहां पर यही सब कुछ होता हुआ आपको दिखाई देगा। जाकिर नाइक को एक बार फिर बुलाकर पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि जी हम कितने सीरियस हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हम कितने सीरियस हैं दुनिया के साथ मिलने के लिए, दुनिया के साथ बात करने के लिए या किसी भी तरह की प्रोग्रेस के लिए। यहाँ तक कि अगर हम इस वक्त चाहते तो जैसे मैंने कहा कि हम किसी आईटी एक्सपर्ट को भी बुला सकते थे, आईटी एक्सपर्ट के अलावा हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाले को बुला सकते थे। और बार बार हमें भारत की एग्जाम्पल देनी पड़ती है और यकीनन वो हम देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, वही ना शहबाज शरीफ साहब की तरह देना नहीं चाहते मगर मजबूरी है, क्या किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ किस किस्म के लोग जो हैं वो इनवाइट किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग जो हैं वो आते हैं और विजिट करते हैं। और अगर गवर्नमेंट भी बुलाती है तो वो इस जाकिर नाइक और इस तरह के लोगों को नहीं बुलाती। जाकिर नाइक भी वही है कि जिसे भारत ने निकाला हुआ है या भारत से भागा हुआ है, जो मर्जी समझ लें। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लेकर जाकिर नाइक को ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं कौन सा बहुत ही अजीम इंसान जो है वो हमें मिल गया है और हम उसके साथ बात कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हम इन चीजों को और इन बातों को हाईलाइट ही कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब हो गए या कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, हम उनको ये तो नहीं सिखा सकते कि सर कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो अकल कर लीजिए, किस तरह के लोगों को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं। जाहिर है जहां पर हाफिज सईद जैसा आदमी पाकिस्तान में ये समझा जाए कि जी ये तो हमारा हीरो है, और ना सिर्फ हमारा हीरो है बल्कि उसको हमने हर तरह की सिक्योरिटी दे रखी है, पाकिस्तान में हमने बिठा रखा है। एक तो मुझे यूएन की समझ नहीं आती कि ये लोग जब किसी को कह देते हैं कि जी ये टेररिस्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से या यूएन की तरफ से अगर उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया जाता है तो फिर इसको पकड़ते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं है कि भाई पाकिस्तान से कि दे दो। मतलब बता दिया, उसके बाद ठीक है वो अपना वो टाइटल ऐसे लेकर और बैठा हुआ है हाफिज सईद, यहाँ पर कोई पूछने गछने वाला नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले तो आप जानते हैं, 2 एक दिन पहले तो ये पता लगा था कि जो उसकी गाड़ी पर अटैक हो गया, बाद में पता लगा उसके किसी रिश्तेदार था उस गाड़ी में और उसके किसी रिलेटिव जो है उसकी जान गई है और जी ये बच गया। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हमारे यहाँ के वोट कर रिपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हाफिज सईद साहब की जान खतरे में है, उनकी लाइफ को थ्रेट है। मतलब आप सोचें कि एक जो टेररिस्ट है उसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट कितनी एक्टिव हुई है। अगर इतनी ही एक्टिव अपने आम लोगों के लिए होती या उन लोगों के लिए होती जो वाकई में मुल्क के लिए कुछ काम करते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बात कहां से कहां चली जाती है। अगर हम यही चीज देखें कि आप जो हमने बार बार टीवी चैनल्स पे कहा, ना सिर्फ अपने टीवी चैनल्स पे बल्कि इंडियन टीवी चैनल्स पे भी कई लोगों ने कहा मेरे समेत कि जो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था या जो ट्रेन हमारी हाईजैक हो गई थी, मतलब दुनिया में कहीं ट्रेन हाईजैक नहीं होती, हमारे साथ ट्रेन भी हाईजैक हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में वो सब कुछ होता है जो किसी और कंट्री में नहीं होता। ये तो खैर हमने कई बार कहा है। तो जी आप अंदाजा लगाएं कि जब लोगों ने कहा मेरे समेत कि जी इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस जो थी वो इस तरह से वो हाईजैक हो गई और बीएलए वाले आ गए और उन्होंने आके सबको जो है पकड़ लिया, मतलब कह लीजिए कि किडनैप कर लिया, वट जो भी चल रहा था। और कहा गया कि नहीं जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये तो कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। तो सर फिर इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हम इंटेलिजेंस के ऊपर या अगर किसी को दाद दें या किसी की तारीफ करें तो मेरा ख्याल है बीएलए वालों की बनती है। उनका इंटेलिजेंस जो है वो हम यानी जो उनके इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं बीएलए के लोग, वो हमारे नंबर 1 से कहीं अच्छा कर रहे हैं। आप देखें उनको पता था कौन सी ट्रेन आएगी, कितने डब्बे होंगे, किस वक्त आएगी, कहाँ से गुजरेगी, कौन सी जगह पे जाके हमने अटैक करना है, कहाँ से हमने ट्रेन को रोकना है, कहाँ से हमने ड्राइवर को मारना है, कहाँ से हमने अंदर कितने लोग हैं उनको हमने किडनैप करना है या उनको हमने अपने कब्जे में लेना है, और कहाँ कहाँ से जो है वो उनको निकाल कर लेकर जाना है। जबकि हमारे वाले जो है इनको खबर ही ना हुई कि भाई जाफर एक्सप्रेस पे ऊपर अटैक होने वाला है। यानी हमारी इंटेलिजेंस जो है वो उसको हम यानी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस फेलियर ही हम फिर कहेंगे ना कि मैं तो बता रही थी आप लोगों को एक चीज यहाँ पे, अच्छा मुझे याद आ गया, मैं कह रही थी, मैं भाई लोग को कह रही हूँ कि ऐसा करे बीएलए वालों को ना कुछ पैसे वैसे देकर, वैसे भी जाहिर हर काम पैसे के लिए कर रहा होता है, उनको कुछ पैसा वैसे की कमी तो आपके पास है नहीं, कभी अमेरिका से ले लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी आईएमएफ, कभी चाइना,
और न जाने किस किस को चूना लगा के पैसा वैसा तो हमारे पास तगड़ा होता है, ये और बातें हम बने ऐसे रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। इससे होता ये कि सब ये समझते हैं भारत समेत कि हम बड़ी कमजोर कंट्री है और हमारे पास कुछ है नहीं, जबकि हमने सब छुपा रखा है। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम बता देंगे पैसा है तो फिर आगे आपको पता है ना बाकी कंट्रीज जिनसे हमने मांगना होता है वो हमें देते नहीं है, तो इसलिए हमें कहना पड़ता है कि थे तो खर्च हो गए। ये कि खैर बात हम इसकी नहीं कर रहे, मैं बात आपको कुछ और बता रही हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि करना ये है कि मैं भाई लोग से कह रही हूँ, ठीक है ना भाई लोग, मुझे पता है भाई लोग जो है वो मेरी वीडियो जरूर देखते हैं। मुझे नहीं पता अपना काम किस वक्त करते हैं, इसलिए कि मेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जाकर देखते हैं कि किसने क्या लिखा, किसने किसको क्या बोला। उसके बाद सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं सबकी वीडियो बैठकर देखते हैं और उसके बाद कहते हैं ओहो ऐसा कैसे बोल दिया। भाई अगर आप ये वीडियो देखना छोड़ के, एक तो हमारे यहाँ तो इंटरनेट भी इतना सस्ता नहीं है जितना भारत में बताते हैं भारत के लोग कि इंटरनेट बड़ा सस्ता है, इस वजह से हमारे लोग सारा दिन बैठ के यूट्यूब देखते हैं। तो पाकिस्तान में तो वो भी चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ तो इंटरनेट बड़ा महंगा है, हमारे लोगों की तो चीखें निकल जाती है बिल देते हुए। तो भाई इतने महंगे इंटरनेट के बावजूद आप सबकी वीडियोस देखते हैं, बजाय इसके अगर बॉर्डर पे जाके या जहां जहां पे टेंशन है पाकिस्तान में वहां जाकर अगर सिक्योरिटी पे काम कर लेते तो शायद हालात आज से बेहतर होते। लेकिन खैर बात हम उसकी नहीं करें, तो वो बात हम फिर कभी करेंगे। अभी मैं ये कह रही हूँ आपसे कि पैसा वैसा तो है, ठीक है, अपने जितना पैसा हमें चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि बीएलए के लोग जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की कि जी ट्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, कितने लोग अंदर होंगे, कैसे पकड़ना है, क्या करना है, उनमें से कुछ लोगों को प्लीज आप लोग अपनी एजेंसी में रख लीजिए। इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग की थी ऐसी प्लानिंग तो आप कभी कर ही नहीं पाते आप लोग। मतलब एपीएफ स्कूल का जो है वो आज सब आपको पता है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ आपको पता ही नहीं लगा, बैठे रहे, आपने कहा हे ऐसे कैसे अटैक हो गया। और अब देखें पूरी की पूरी ट्रेन, ठीक है, ये भी नहीं कि कोई छोटी सी गाड़ी थी या कोई बस थी या कोई ट्रक था, कोई एक पीस का कोई चीज थी तो वो चले उन्होंने पकड़ लिया। इतनी लंबी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन तो वैसे ही लंबी होती है, आप लोग कहेंगे मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन खैर इतनी बड़ी ट्रेन जो है वो उन्होंने हाईजैक कर ली बीएलए वालों ने, और आपको खबर ही ना हुई। उनको अच्छे से पता था कब आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बीएलए के वो लोग जिन्होंने ये सारा प्लान किया था उनको किसी तरीके से पैसा वैसा दे दिलाकर डरा धमका आप लोगों के डराने से डरेंगे तो है नहीं, आप लोग कब से डरा रहे लेकिन उल्टा वही डरा के चले जाते। तो मेरा ख्याल है लालच से, हाँ, तो उनको ना कुछ दे दिलाकर किसी तरीके से ना, मतलब टोपी वोपी पहनाकर, टोपी ड्रामा करके किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाकर उनको जो है ना अपनी एजेंसी में शामिल कर लें। कम से कम आप लोगों को ये तो पता लगे कि कब कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए कि आपको तो पता ही कुछ नहीं लगता। 10 साल वो ओसामा बिन लादेन यहाँ बैठा रहा और हमारे लोगों को खबर तक ना हुई। हमें कहा अच्छा 10 साल के बाद अच्छा अमेरिका भी बेवकूफ बनता रहा, हम अमेरिका से कह रहे ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, और पता लगा कि वो हमारे ही भाई लोगों के एरिया में आराम सुकून से एबटाबाद में वो रह रहा था ठंडी ठंडी हवाओं में, और हमारे लोग इनको कहते रहे ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे। मतलब ये तो अजीब ही बात हो गई ना, हमारे यहाँ तो इसी किस्म की चीजें होती हैं। तो लेकिन बहरहाल आइंदा से बचने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि बेहतर होगा अगर आप लोग जो है ना वो बीएलए के लोगों में से कुछ को जो है ना अगर आप रख लें अपने साथ तो मेरा ख्याल है फायदा ही फायदा होगा। इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से हर चीज का पता लगाया है, आप लोगों को तो सालों लग जाते हैं, बल्कि वो तो खबर ही पुरानी हो जाती है, उसके बाद आपको पता लगता है कि ओ अच्छा अच्छा ऐसा भी हुआ है। और ये तो वो चीजें जो मीडिया में आ गई, इसके अलावा जितनी बोंगियां हमारे लोग मारते हैं तो वो तो हमें मतलब पता भी नहीं लगती है, उसको तो छुपा लिया जाता है, खबरदार टीवी पे दिया तो खबरदार अखबार में लिखा तो आपको तो पता है ना इस तरह भी होता है पाकिस्तान में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन बड़े बड़े देशों की छोटी छोटी बातों में एक साहब और मुझे याद आ रहे हैं और उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये साहब जो है ये आप इनको देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसलिए कि उस जमाने में मेरे ख्याल है कलर्ड फोटोज नहीं आया करती थी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही बना दी। ये जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। जी हाँ, पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका नाम जो है वो मैंने कहीं लिख कर रखा था और कहाँ चला गया, ये रहा जनाब चौधरी मोहम्मद अली इनका नाम है। 1956 में ये प्राइम मिनिस्टर थे। जी हाँ, 1956 में ये प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी मोहम्मद अली इनका नाम है। और बताया ये जा रहा है कि तोशा खाना का नाम तो आपने सुना होगा, तोशा खाना का नाम आपने यकीनन इमरान खान की वजह से आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो तोशाखाना केस में जेल में गए और कहा गया कि जी इमरान खान को जो घड़ी और दूसरी चीजें मिली थी सऊदी अरब से और कई जगह से वो इमरान खान ने बेच दी। इमरान खान का कहना है कि जी घड़ी मुझे मिली थी मैंने बेची, मैं जानू मेरा काम जाने। कहा यह गया कि तोशाखाना की चीजें बेची नहीं जाती,
बल्कि वो गवर्नमेंट के पास रहती हैं, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको नीलाम करके और उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट में वो पैसे लगा सकती है, किसी के काम में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उनको जितने गिफ्ट्स भी मिले वो सारे गिफ्ट्स उन्होंने ऑक्शन कर दिया और उसके बाद वो पैसा लेके गर्ल्स एजुकेशन में लगा दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो एजुकेशन का कोई काम धंधा है नहीं, हम तो एजुकेशन की तरफ सोचते ही नहीं। हाँ, तो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या खाक कोई सोचेगा। तो खैर ऐसा वैसा काम हमारे यहाँ होता नहीं है। तो ये काम जो है वो मोदी जी जाने और उनके लोग जाने। लेकिन खैर मैं यहाँ मोदी जी की वाह करने नहीं बैठी, मोदी जी तो इस तरह के काम करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के जुगाड़ या इस तरह के काम कोई नहीं करता, हमारे यहाँ करते हैं सिर्फ जुगाड़। और हुआ ये कि जी चौधरी मोहम्मद अली साहब जो है 1956 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इन्होंने किया ये कि ये गए चाइना के विजिट पे। ये चाइना के विजिट पे गए, इनके साथ इनके बाकी के उस वक्त की जो होंगी टीम होगी या इनके जो कैबिनेट के लोग होंगे वो भी गए, और वहां पे चाइना के उस वक्त मेरे ख्याल शी जिनपिंग नहीं थे, शी जिनपिंग से आगे के कोई प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट जो भी थे वहां पर, अब उनका नाम मैंने नहीं ढूंढा है, तो प्लीज वो आप लोग खुद ढूंढ लीजिए, कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा दिन मैं ही डिटेल बताती रहूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ। चाइना का मुझे नहीं पता, वो मैं सुमित सर से पूछूंगी, हो सकता है उनको पता हो। लेकिन हाँ ये हुआ कि जी ये साहब जो हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके, जी हाँ ये गए चाइना, चाइना वालों ने इनको दिए गिफ्ट्स, और जाहिर है उस जमाने के लिहाज से, और जैसे आजकल गिफ्ट्स मिलते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए होंगे, तो चाइना ने जी इनको और इनकी टीम को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। अब जब वो गिफ्ट्स दिए तो इन्होंने कहा जब हम वापस जाएंगे ये तो हमें तोशाखाना में रखने पड़ेंगे। फिर हमारे लोगों का दिमाग घूमा और उन्होंने कहा चलो कोई जुगाड़ लगाते हैं, और उन्होंने जुगाड़ क्या लगाई, उन्होंने किया ये कि उन्होंने वो गिफ्ट जो थे वो तो अपने पास ही रख लिए, और उसके बाद उसी से मिलते जुलते कुछ और गिफ्ट जो कि सस्ते और जैसे कह लीजिए ना सस्ते मजबूत टिकाऊ किस्म के गिफ्ट जो है वो लिया, और वापस आके पाकिस्तान वापस आके तोशाखाना में वो रखवा दिया। उस वक्त के जमाने में जो लोग थे जो तोशाखाना में चीजें रखा करते थे, उन्होंने सोचा भी नहीं कि चाइना के लोगों ने ये इतनी सस्ती सस्ती इतनी बेकार बेकार से गिफ्ट क्यों दिए। हो सकता है उस जमाने में उनको पता ना हो कि चाइना जो है वो उसके प्रोडक्ट्स इतनी खराब उस वक्त ना होती हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो गिफ्ट दिए थे वो यकीनन बहुत एक्सपेंसिव थे, वो तो इन्होंने और जी इनकी टीम ने जो है वो दबा लिए, और उसके बजाय बेकार किस्म की कुछ चीजें लेकर या बहुत ही सस्ती कुछ चीजें लेकर तोशाखाना में रखवा दी। अब हुआ ये कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई जी हाँ 70s में, तो कहा यह जा रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को ये बात पता लगी और उन्होंने अपनी कैबिनेट के आगे ये बात रखी कि जी ऐसा हुआ है। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान में वो जुगाड़ होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते, और उसके बाद हमारे लोग कहते हैं कि जी ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, जबकि सारे के सारे कांड जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ होते हैं बल्कि बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा होते हैं, और उसके बाद हमें शर्म भी नहीं आती और हम कहते हैं कि ठीक है हो गया यार, हो गया जाने तो मट्टी पाओ। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलूंगी।